नेहा, तुम इस वक्त यहाँ और इस हालात में? 10 साल बाद आई हो, रास्ता भूल गई हो या किसी ने इस गरीब के घर का पता गलत दे दिया? जानती हूँ समीर, हालात ने मुझे दूर कर दिया था, लेकिन आज मैं खाली हाथ नहीं आई हूँ। मैं आज वो चीज़ लेने आई हूँ जो 10 साल पहले छोड़ गई थी तुम्हारे पास। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के एक पिछड़े शहर की, जहाँ प्लेटफॉर्म की सुबह हमेशा की तरह इंजन के धुएं, यात्रियों के शोर की ठंड से भरी हुई थी। सर्दियों की धुंध के बीच बस एक ही आवाज सबसे साफ सुनाई दे रही थी, चाय, गरम चाय। यह आवाज समीर की थी। उसकी उम्र भले ही 26 साल थी, लेकिन जिंदगी की जद्दोजहद और चेहरे की गहरी झुर्रियों ने उसे वक्त से बहुत आगे लाकर खड्डा कर दिया था। उसके कंधे पर एक मैला तौलिया था, हाथों में खौलती हुई चाय की केतली और आंखों में एक अजीब सा ठहराव। वह सिर्फ चाय नहीं बेच रहा था, बल्कि हर दिन अपनी किस्मत के बचे हुए टुकड़े समेट रहा था। समीर की उस छोटी सी टपरी के ठीक पीछे, प्लेटफॉर्म की एक टिमटिमाती पीली रोशनी के नीचे, उसका 10 साल का बेटा रोहन अपनी स्कूल की कॉपी में कुछ लिख रहा था। रोहन ही समीर की दुनिया का इकलौता सच था, वह सच जिसे 10 साल पहले कोई एक अंधेरी रात में ठुकरा कर चला गया था। समीर हमेशा से स्टेशन का चाय वाला नहीं था। एक वक्त था जब वह भी एक छोटी सी कंपनी में क्लर्क था। उसके भी कुछ सपने थे और एक परिवार था। लेकिन 10 साल पहले गरीबी और महत्वाकांक्षाओं की जंग में उसकी पत्नी नेहा ने दौलत का रास्ता चुना। उसने एक रसूखदार इंसान के लिए समीर और अपने 1 महीने के बीमार बच्चे को हमेशा के लिए छोड़ दिया। समीर टूट गया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी सारी जिंदगी रोहन को मां और बाप दोनों का प्यार देने में लगा दी। नौकरी छूटने के बाद स्टेशन की इस चाय की टपरी ने ही रोहन की किताबों, उसकी स्कूल ड्रेस और उसके भविष्य का बोझ उठाया था। आज का दिन बाकी दिनों जैसा नहीं था। दिल्ली से आने वाली वीआईपी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आकर रुकी। एसी फर्स्ट क्लास के कोच से एक महिला बाहर उतरी। उसके महंगे डिजाइनर कपड़े है, आंखों पर चढ़ा डार्क सनग्लासेस और चेहरे का गुरूर स्टेशन की आम भीड़ से बिल्कुल अलग नजर आ रहा था। वह नेहा थी। 10 साल बाद दौलत की चमक और एक आलीशान जिंदगी में सब कुछ पा लेने के बाद उसे अचानक अपने उस बच्चे की याद आ गई थी, जिसे वह कभी एक खस्ता हाल कमरे में रोता हुआ छोड़ गई थी। उसे पता चला था कि उसका पति अब स्टेशन पर चाय बेचता है और वह आज अपने पैसे के दम पर अपना खून वापस खरीदने आई थी। उसके पीछे चल रहे 2 बाउंसर्स भीड़ को हटाते हुए उसके लिए रास्ता बना रहे थे। वह अपनी महंगी सैंडल से प्लेटफॉर्म की धूल भरी जमीन पर कदम रखती हुई आगे बढ़ी। उसकी नजरें उस चाय वाले को ढूंढ रही थीं, जिसकी तस्वीर उसे उसके प्राइवेट जासूस ने दी थी। इधर समीर अपनी धुन में एक कुल्हद्दा में चाय छान रहा था। रोहन ने अपनी कॉपी बंद की और मासूमियत से कहा, बाबा, मेरा होमवर्क पूरा हो गया। क्या अब मैं आपको कप धोने में मदद करूं? समीर ने मुस्कुराकर अपने बेटे का माथा चूमा और प्यार से उसके गाल पर हाथ फेरते हुए कहा, नहीं मेरे शेर, तेरे हाथ कलम पकड़ने के लिए हैं, ये जूठे बर्तन उठाने के लिए नहीं। तभी महंगे परफ्यूम की एक तेज खुशबू स्टेशन के उस कोने में फैली। नेहा के कदमों की आहट समीर की टपरी के ठीक सामने आकर रुक गई। चाय की उठती हुई सफेद भाप के बीच से नेहा ने उस आदमी को देखा, जिसके साथ उसने कभी 7 फेरे लिए थे, और फिर उसकी नजर उस छोटे से लाड़के पर पड़ ढी, जिसकी शक्ल हूबहू उसी नेहा से मिलती थी। मुझे चाय नहीं, मेरा बेटा चाहिए, समीर। नेहा की आवाज में कोई हिचकिचाहट नहीं थी, बल्कि एक ऐसा आदेश था जैसे वह स्टेशन की कोई चीज खरीदने आई हो। यह जानी पहचानी आवाज सुनते ही समीर के हाथ ठिठक गए। खौलती हुई चाय की कुछ बूंदें उसके हाथ पर गिरी, लेकिन उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। उसने धीरे से अपना सिर उठाया। सामने खड़ी उस औरत को देखकर समीर के सीने में जैसे 10 साल पुराना एक गहरा घाव अचानक फिर से हरा हो गया। वही चेहरा, वही गुरूर, बस अब उसके आसपास दौलत की एक मोटी दीवार खददी थी। समीर ने एक गहरी सांस ली। उसने खुद को संभाला और केतली को नीचे रखते हुए बिना किसी भाव के कहा, यहाँ सिर्फ चाय मिलती है मैडम, आपको कोई गलतफहमी हुई है।
यह कहकर वह पलटकर अपने काम में लगने का नाटक करने लगा, हालांकि उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। गलतफहमी मुझे नहीं, तुम्हें हुई है समीर। और एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं 10 साल पहले जो चीज यहाँ छोड़ गई थी उसे वापस लेने आई हूँ। रोहन मेरा खून है। अपनी तरफ इशारा होते देख और अपना नाम सुनकर रोहन चौंक गया। उसने अपनी कॉपी एक तरफ रखी और डरते हुए समीर के पीछे आकर छुप गया। उसने कसकर अपने पिता की शर्ट का कोना पकड़ डर लिया। बाबा, ये आंटी कौन है और ये मेरा नाम कैसे जानती हैं? रोहन की मासूम आवाज में घबराहट थी। समीर ने पलटकर अपने बेटे के छोटे से हाथ को अपने खुरदुरे हाथों में थाम लिया। उसने रोहन को दिलासा देते हुए कहा, कुछ नहीं बेटा, ये रास्ता भटक गई हैं। रास्ता मैं नहीं भटकी हूँ समीर। तुम देख रहे हो तुम्हारी क्या हालत हो गई है। नेहा ने नफरत भरी नजरों से देखते हुए कहा, तुम इस बच्चे को क्या दे सकते हो? ये बदबूदार रेलवे स्टेशन, ये चाय के जूठे बर्तन, या गरीबी की एक घुट घुट कर मरने वाली जिंदगी? यह कहते हुए नेहा ने अपना महंगा डिजाइनर बैग खोला और नोटों से भरी एक मोटी गड्डी निकालकर टपरी के लिए गल्ले पर फेंक दी। मुझे पता है तुम्हारी हैसियत क्या है। ये पैसे रखो और रोहन को मेरे साथ जाने दो। मेरे पास अब वो सब कुछ है जो मैं कभी चाहती थी। मैं इसे दुनिया के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगी। इसे वो हर ऐशो आराम दूंगी जो तुम 7 जन्मों में भी नहीं दे सकते। इसका भविष्य मेरे साथ है। नेहा के इशारे पर उसके पीछे खड़े दोनों बाउंसर्स ने भी एक कदम आगे बढ़ा लिया, जैसे वो समीर को अपनी ताकत का एहसास दिला रहे हों। स्टेशन के कुछ मुसाफिर और कुली भी अब वहां रुककर यह तमाशा देखने लगे थे। समीर ने गल्ले पर नोटों को देखा। कुछ पल के लिए वहां एकदम सन्नाटा छा गया। सिर्फ दूर से आती किसी ट्रेन की सीटी की आवाज गूंज रही थी। फिर समीर मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में कोई बेबसी या डर नहीं था, बल्कि एक ईमानदार पिता का अडिग स्वाभिमान था। दौलत बहुत कमा ली है तुमने नेहा, लेकिन तुम आज भी उतनी ही गरीब हो जितनी 10 साल पहले थी। तुम्हें तब भी लगता था कि पैसा ही सब कुछ है, और आज भी तुम्हें लगता है कि तुम हर चीज खरीद सकती हो। समीर ने गल्ले पर पड़ी वो नोटों की गड्डी उठाई और उसे नेहा के महंगे सैंडल के ठीक पास धूल भरी जमीन पर फेंक दिया। तुम्हें लगता है कि एक बाप का प्यार चंद कागज के टुकड़ों के लिए बिक जाएगा? समीर की आंखों में अब एक ऐसी चमक थी जो उसकी फटे हाल शर्ट और बिखरे बालों से कहीं ज्यादा प्रभावशाली थी। जब ये 1 महीने का था, इसे तेज बुखार था, इसके पास ओढ़ने के लिए ढंग का कंबल तक नहीं था। तब तुम्हारी ममता कहां थी नेहा? तब तुमने एक बार भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। आज जब ये 10 साल का हो गया है, अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है, मुझे बाबा बुला सकता है, तब तुम्हें याद आया कि तुम एक मां हो। समीर की बातें सुनकर वहां खड़े लोगों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई। नेहा का चेहरा गुस्से और अपमान से लाल हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक साधारण सा चाय वाला, जो कभी उसका पति था, भरी भीड़ में उसकी इस तरह बेइज्जती करेगा। तुम अपनी औकात भूल रहे हो समीर। तुम भूल रहे हो कि मैं अब कौन हूँ। मैं चाहूँ तो इसी वक्त इस पूरे स्टेशन को खरीद सकती हूँ। तुम्हारी इस टपरी को उखाड़कर फिकवा सकती हूँ। मैं रोहन की बायोलॉजिकल माँ हूँ। अदालत भी उसे मुझे ही सौंपेगी। भलाई तुम्हारी इसी में है कि तुम मेरे बेटे को मेरे साथ भेज दो। मुझे ही सौंपेगी। तभी समीर के पीछे छुपा रोहन थोड़ा आगे आया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन डर की जगह अब गुस्से ने ले ली थी। उसने अपनी छोटी सी उंगली से नेहा की तरफ इशारा करते हुए कहा, आप मेरी माँ नहीं हो सकती। मेरी माँ तो भगवान के पास है। मेरे बाबा ने मुझे बताया था। आप बहुत बुरी हैं। आप मेरे बाबा को डांट रही हैं। चले जाइए यहाँ से। रोहन के मुंह से निकले इन शब्दों ने नेहा के सीने पर हथौड़े जैसी चोट की। जिस खून को वो अपना बता रही थी, वह उसे पहचानने से भी इनकार कर रहा था। रोहन बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। नेहा ने अपनी आवाज को थोड़ा नरम करने की कोशिश की और हाथ आगे बढ़ाया। मुझे मत छूना। मेरे सिर्फ बाबा हैं। मुझे आपके गंदे पैसे और आपका स्कूल नहीं चाहिए। मैं अपने बाबा के साथ यहीं खुश हूँ। नेहा का गुरूर अब पूरी तरह से टूट रहा था, लेकिन उसकी जगह एक खतरनाक जिद ने ले ली। उसने अपने सनग्लासेस वापस पहने और अपने पीछे दोनों हट्टे कट्टे बाउंसर्स की तरफ देखा। सीधे तरीके से तुम नहीं मानोगे समीर। नेहा ने एक ठंडी आह भरते हुए कहा।
फिर उसने बाउंसर्स को इशारा किया। रोहन को उठाओ और गाड़ी में डालो। मैं देखती हूं ये 2 कौड़ी का चाय वाला मेरा क्या बिगाड़ लेता है। बाउंसर्स ने अपनी आस्तीनें चढ़ाई और समीर की टपरी की तरफ बढ़ने लगे। भीड़ में खलबली मच गई। कुछ लोग पीछे हट गए तो कुछ तमाशा देखने लगे। समीर ने रोहन को झटके से अपने पीछे किया और टपरी पर रखी खौलती हुई चाय की केतली के हैंडल को अपने हाथ में मजबूती से पकड़ डीएच लिया। उसकी आंखों में अब एक पिता का वो खूंखार रूप था जो अपने बच्चे की हिफाजत के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। अगर किसी ने मेरे बेटे की तरफ एक कदम भी बढ़ाया तो याद रखना, मैं ये खौलता हुआ पानी तुम्हारे चेहरों पर फेंकने से पहले एक पल भी नहीं सोचूंगा। तनाव अपने चरम पर था। बाउंसर्स ठिठक गए। तभी स्टेशन के एंट्री गेट की तरफ से पुलिस के सायरन की आवाज गूंजने लगी और कुछ ही पलों में जीआर के स्टेशन इंचार्ज इंस्पेक्टर देसाई अपने 3 कांस्टेबलों के साथ भिड्ड को चीरते हुए वहां आ पहुंचे। उनके साथ स्टेशन का पुराना कुली रहमत चाचा भी था जो समीर को अपने बेटे जैसा मानता था। क्या हो रहा है यहाँ? पीछे हटो सब। इंस्पेक्टर देसाई ने जमीन पर अपना डंडा पटकते हुए कड़क आवाज में कहा। वर्दी वालों को देखकर बाउंसर्स तुरंत पीछे हट गए। नेहा ने अपने आप को संभाला और अपने रसूख का रौब झादते हुए बोली, इंस्पेक्टर, अच्छा हुआ आप आ गए। मैं इस शहर के सबसे मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट की पत्नी हूँ। ये चाय वाला मेरे बेटे को जबरदस्ती अपने पास रखे हुए हैं। मैं अपना बच्चा वापस ले जाने आई हूँ। इंस्पेक्टर देसाई ने पहले नेहा को देखा और फिर समीर को। स्टेशन पर काम करने वाला हर व्यक्ति, यहाँ तक कि पुलिस वाले भी समीर की शराफत और उसके संघर्ष को करीब से जानते थे। इंस्पेक्टर ने नेहा की तरफ बेहद शांत लेकिन सख्त लहजे में कहा, मैडम, मैं आपको नहीं जानता, लेकिन इस आदमी को पूरा स्टेशन जानता है कि पिछले 10 सालों से इसने अपनी जान की बाजी लगाकर अपना पेट काटकर इस बच्चे को पाला है। और आप कह रही हैं कि इसने बच्चा जबरदस्ती रखा है। मैं इसकी बायोलॉजिकल माँ हूँ, मैं जो चाहूँ कर सकती हूँ। नेहा चिल्लाई। आप कुछ नहीं कर सकती मैडम। कानून की नजर में बच्चा कोई सूटकेस या पार्सल नहीं है जिसे आप गुंडों के दम पर उठवा लें। कस्टडी चाहिए तो फैमिली कोर्ट जाइए। अगर आपने या आपके इन बाउंसरों ने इस बच्चे या समीर को हाथ भी लगाया है तो किडनैपिंग और गुंडागर्दी के जुर्म में सबको अभी लॉकअप में डाल दूंगा। इंस्पेक्टर ने 2 टूक जवाब दिया। जेल और पुलिस का नाम सुनकर नेहा के माथे पर पसीना आ गया। उसका सारा गुरूर एक ही पल में हवा हो गया। स्टेशन के लोग अब नेहा पर तंज कसने लगे थे। अपमान के इस घूंट को पीते हुए उसने गुस्से से समीर की तरफ देखा। तुम बचोगे नहीं समीर, तुम्हें क्या लगा ये वर्दी वाले तुम्हें हमेशा बचा लेंगे? कल सुबह मेरे वकील कोर्ट का नोटिस लेकर आएंगे समीर। मैं देखती हूँ कि तुम्हारे जैसा एक सड़क छाप भिखारी देश के सबसे महंगे वकीलों के सामने अदालत में कैसे टिकता है। रोहन को तो मैं लेकर ही रहूंगी। यह कहकर नेहा ने पलटकर अपने बाउंसर्स को इशारा किया और पैर पटकते हुए वापस अपनी फर्स्ट क्लास एसी बोगी की तरफ चली गई। पुलिस के जाते ही समीर के हाथ से केतली छूट गई और वह वहीं टपरी के पास घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। वह जानता था कि नेहा कोई खोखली धमकी नहीं देकर गई है। उसके पास बेहिसाब दौलत थी, ताकत थी और रसूख था। समीर के पास सिर्फ इस टपरी के गल्ले में कुछ 100 रुपये थे। कोर्ट कचहरी की लंबी और महंगी लड़ाई वह कैसे लड़ेगा? रात हो चुकी थी। स्टेशन का शोर अब कुछ शांत हो गया था और सर्दियों की धुंध ने पूरे प्लेटफॉर्म को अपनी चादर में लपेट लिया था। रोहन टपरी के पीछे एक पुरानी रजाई में दुबक कर सो चुका था। समीर एक टिमटिमाते हुए लैंप की रोशनी में अपने जमा किए हुए चिल्लर और नोट गिन रहा था। कुल मिलाकर सिर्फ 835 रुपए थे। अदालत की एक तारीख के लिए भी ये पैसे काफी नहीं थे। समीर की आंखों से पहली बार बेबसी के आंसू टपककर उन नोटों पर गिर रहे थे। तभी रात के उस घने अंधेरे में एक लंबी परछाई समीर की टपरी के सामने आकर खड़ी हुई। समीर ने चौंक कर सिर उठाया। सामने एक अधेड़ उम्र का सूट बूट पहने आदमी खड़ा था। उसके हाथ में एक महंगा चमड़े का ब्रीफकेस था और चेहरे पर एक बहुत ही गंभीर भाव। उस अजनबी ने अपनी जेब से एक विजिटिंग कार्ड निकाला और उसे समीर की तरफ बढ़ाते हुए कहा,
मेरा नाम दिनेश माथुर है। उस अजनबी ने भारी लेकिन शांत आवाज में कहा। मैं हाई कोर्ट का सीनियर वकील हूँ। समीर ने झिझकते हुए वह कार्ड ले लिया। उस पर सुनहरे अक्षरों में दिनेश माथुर, एडवोकेट, हाई कोर्ट लिखा था। समीर को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी रात गए शहर का इतना बड़ा वकील उसकी इस टूटी फूटी चाय की टपरी पर क्या कर रहा है। वकील साहब, मेरे पास आपको देने के लिए फीस नहीं है। समीर ने अपनी हथेली में रखे वो कुछ 100 रुपए देखते हुए बेबसी से कहा। माथुर साहब ने समीर की बात काटते हुए एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैंने तुमसे फीस कब मांगी? मुझे बस एक कड़क चाय चाहिए, वो भी बिना शक्कर की। समीर ने हैरानी से उन्हें देखा, लेकिन फिर चुपचाप चूल्हा जलाकर चाय बनाने लगा। माथुर साहब वहीं पास पड़े एक टूटे हुए स्टूल पर बैठ गए। आज दोपहर को मैं अपनी दिल्ली वाली ट्रेन का इंतजार कर रहा था। मैंने वो पूरा तमाशा देखा। उस औरत का अहंकार और तुम्हारा स्वाभिमान दोनों मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। और मुझे यह भी पता था कि वो दौलत के नशे में चूर औरत इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। समीर ने चाय का गिलास माथुर साहब की तरफ किया। चाय का एक घूंट पीकर माथुर साहब ने आगे कहा, तुम जानते हो वो किसकी पत्नी है? वो इस शहर के सबसे बड़े बिल्डर सिंघानिया की पत्नी है। सिंघानिया के पास पैसा बहुत है, लेकिन उसके दुश्मन भी उतने ही हैं। मैं सालों से सिंघानिया के खिलाफ केस लड़ता आया हूं। आज उसकी पत्नी को मैंने धमकाते देखा, एक मासूम बच्चे और लाचार पिता को। तो मैंने ये तय कर लिया कि ये लड़ाई तुम अकेले नहीं लड़ोगे। समीर की आंखों में एक उम्मीद की किरण जागी, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में एक खौफ था। लेकिन सर, वो बहुत ताकतवर लोग हैं। वो कोर्ट में साबित कर देंगे कि मैं एक गरीब चाय वाला हूं और रोहन को एक अच्छा भविष्य नहीं दे सकता। वो अदालत को खरीद लेंगे। कानून सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं देखता समीर, कानून ये भी देखता है कि पिछले 10 सालों से बच्चे की कस्टडी किसके पास थी। माथुर ने अपना ब्रीफकेस खोलते हुए कुछ कागजात निकाले। एक मां जो अपने 1 महीने के बीमार बच्चे को लावारिस छोड़कर भाग गई हो, उसे अदालत कभी एक आदर्श मां नहीं मानेगी। तुम्हें बस कोर्ट में हिम्मत नहीं हारनी है। मैं तुम्हारा केस फ्री में लड़ूंगा। माथुर साहब ने एक सादे कागज पर अपना पता लिखा और समीर को थमा दिया। कल सुबह 10 बजे तुम रोहन को लेकर मुझे कोर्ट के बाहर इस पते पर मिलना। जज, वो अपने सबसे महंगे वकील लाएंगे और हम उन्हें इसी सच की ताकत से हराएंगे। अगली सुबह स्टेशन पर आज समीर की टपरी बंद थी। रोहन ने अपनी सबसे साफ स्कूल की ड्रेस पहनी थी और समीर ने भी अपनी इकलौती साफ शर्ट निकाली थी। दोनों माथुर साहब के दिए पते पर फैमिली कोर्ट की सीढ़ियों के पास खड़े थे। रोहन ने डर के मारे समीर का हाथ से पकड़ा हुआ था। तभी वहां एक लंबी काली मर्सिडीज आकर रुकी। उसमें से नेहा और उसका रसूखदार पति सिंघानिया बाहर निकले। उनके साथ काले कोट और टाई पहने वकीलों की एक पूरी फौज थी, जिनके हाथों में मोटी मोटी फाइलें थीं। नेहा ने दूर से ही समीर और रोहन को देख लिया। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। वह अपने वकीलों और पति के साथ समीर की तरफ बढ़ी और तंज कसते हुए बोली, तो तुम आ ही गए अपनी हार का तमाशा देखने। मुझे लगा था कि तुम रात में ही बच्चे को लेकर किसी दूसरे शहर भाग जाओगे। खैर, अभी भी वक्त है समीर। ये केस शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुका है। मेरे वकील ने वो सारे कागजात तैयार कर लिए हैं जो ये साबित करेंगे कि तुम मानसिक रूप से रोहन को पालने के लायक नहीं हो। सिंघानिया ने सिगार का धुआं उड़ाते हुए हिकारत से समीर को देखा और अपनी जेब से एक चेकबुक निकालते हुए कहा, सुनो चाय वाले, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं। इसमें जो रकम भरनी है भर लो और इस लड़के को हमारे हवाले कर दो। कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ोगे तो ये टपरी भी बिक जाएगी तुम्हारी। समीर का खून खौल उठा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, पीछे से और जानी पहचानी आवाज गूंजी, चेकबुक अपनी जेब में ही रखिए मिस्टर सिंघानिया, क्योंकि इस चाय वाले का वकील बिकाऊ नहीं है। सबने पलट कर देखा। दिनेश माथुर अपना काला कोट पहनते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। नेहा के महंगे वकीलों में भी अचानक कानाफूसी शुरू हो गई, क्योंकि शहर का हर वकील दिनेश माथुर के नाम और उनकी काबिलियत से खौफ खाता था। माथुर, तुम इस 2 कौड़ी के चाय वाले का केस लड़ रहे हो? कानून सबके लिए बराबर है सिंघानिया। सिंघानिया ने हकलाते हुए कहा। माथुर ने समीर के कंधे पर हाथ रखा
और मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हाँ सिंघानिया। माथुर ने समीर के कंधे को थपथपाते हुए बहुत ही शांत लेकिन चुभने वाली आवाज में कहा, क्योंकि कुछ चीजें तुम्हारी तिजोरी की चाबी से नहीं खुलती, नोटों की गड्डियां नहीं, बल्कि सबूत और जज्बात बोलते हैं। चलिए अंदर, जज साहब इंतजार कर रहे हैं। सिंघानिया और नेहा का गुरूर इस एक झटके में चकनाचूर हो गया था। वे बिना कुछ कहे अपने वकीलों के साथ कोर्ट रूम की तरफ बढ़ गए। कोर्ट रूम खचाखच भरा हुआ था। कटघरे में एक तरफ नेहा खद्दी थी, जिसके चेहरे पर अपने महंगे वकीलों का भरोसा था, और दूसरी तरफ समीर, जिसकी आंखों में सिर्फ अपने बेटे को खोने का डर था। रोहन को जज साहब के निर्देश पर कोर्ट रूम के केबिन में सुरक्षित बैठाया गया था। नेहा के हाई प्रोफाइल वकील ने जिरह शुरू की। माय लॉर्ड, मेरे मुवक्किल नेहा जी इस बच्चे की सगी मां है, और सामने खड़ा ये आदमी एक मामूली चाय वाला है जिसकी कोई निश्चित आय नहीं है। बच्चा रेलवे स्टेशन की धूल, धुएं और गालियों के बीच पल रहा है। यह आदमी इस बच्चे को एक अच्छा भविष्य, अच्छी शिक्षा या एक सुरक्षित घर देने में पूरी तरह से असमर्थ है। इसलिए बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए कस्टडी उसकी बायोलॉजिकल मां को मिलनी चाहिए। वकील की बातें सच थीं। उसके पास दौलत नहीं थी, लेकिन तभी दिनेश माथुर अपनी जगह से उठे। माय लॉर्ड, इस केस के तथ्य कुछ और ही हैं। मेरे मुवक्किल को फंसाया जा रहा है और इसके सबूत हमारे पास मौजूद हैं। माय लॉर्ड, मेरे काबिल दोस्त ने बच्चे के भविष्य की बहुत अच्छी तस्वीर खींची, लेकिन वो बच्चे का अतीत बताना भूल गए। माथुर साहब ने एक पुरानी पीली फाइल जज साहब की टेबल पर रखी। ये उस सरकारी अस्पताल की 10 साल पुरानी रिपोर्ट है माय लॉर्ड। जब रोहन सिर्फ 1 महीने का था, उसे निमोनिया हो गया था। डॉक्टर्स ने कह दिया था कि बच्चा शायद ही बचे। उस रात जब इस बच्चे को अपनी मां की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब ये मां इसे मरने के लिए छोड़कर मिस्टर सिंघानिया के साथ भाग गई थी। कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। नेहा ने अपनी नजरें झुका ली। आज जब ये बच्चा 10 साल का हो गया है, पूरी तरह स्वस्थ है, तो इन्हें अचानक अपनी ममता याद आ गई। माथुर साहब ने एक और फाइल पेश की। ये रोहन के स्कूल की रिपोर्ट कार्ड्स हैं। एक मामूली चाय वाले का ये बेटा अब पिछले 3 सालों से टॉप कर रहा है। स्टेशन के धुएं में बैठकर भी इस बच्चे ने जो संस्कार और शिक्षा पाई है, वो मिस्टर सिंघानिया के करोड़ों रुपए से नहीं खरीदी जा सकती। मातृत्व सिर्फ जन्म देने का नाम नहीं है माय लॉर्ड। मातृत्व पालने, पोसने और जिम्मेदारी उठाने का नाम है। जो काम इस पिता ने अकेले किया है माय लॉर्ड, तब इन्हें 10 साल पहले नहीं याद आया अपने बच्चों का भविष्य। जज साहब ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद रोहन को अपने पास बुलाया। बेटा रोहन, जज साहब ने बहुत ही प्यार से पूछा, तुम किसके साथ रहना चाहते हो? क्या तुम अपनी मां के साथ उस बड़े घर में नहीं जाना चाहते, जहां तुम्हारे पास बहुत सारे खिलौने होंगे? रोहन ने अपनी डबडबाई आंखों से एक बार नेहा को देखा और फिर दौड़कर कटघरे में खड़े समीर के पैरों से लिपट गया। रोहन फूट फूट कर रोते हुए बोला, मुझे खिलौने नहीं चाहिए अंकल। मेरे बाबा ने कभी मुझे भूखा नहीं सोने दिया। वो रात भर जगकर मेरी देखभाल करते हैं। वो आंटी मेरी माँ नहीं है। मुझे उनसे दूर मत करो, वरना मैं मर जाऊंगा। रोहन की उस मासूम और दर्द भरी आवाज ने कोर्ट रूम में बैठे हर इंसान की आंखें नम कर दी। यहां तक कि माथुर साहब भी अपने आंसू नहीं रोक पाए। जज साहब ने अपना चश्मा उतारा, एक गहरी सांस ली और अपना फैसला लिखना शुरू किया। फैसला। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी और सबूतों को परखा। जज साहब की आवाज गूंजी, कानून की नजर में बच्चे का कल्याण सर्वोपरि है। यह सच है कि नेहा बच्चे की जैविक मां है, लेकिन उन्होंने स्वेच्छा से अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ा था। दूसरी ओर समीर ने गरीबी के बावजूद बच्चे की कमी नहीं छोड़ी। बच्चे का अपने पिता से लगाव कि उसे असली प्यार और सुरक्षा समीर के पास ही मिली है। जज साहब ने नेहा की तरफ सख्ती से देखते हुए कहा, मिसेस नेहा, आप पैसे से दुनिया की हर सुख सुविधा खरीद सकती हैं, लेकिन एक बच्चे का बचपन और एक मां का रुतबा नहीं। यह अदालत रोहन की पूर्ण कस्टडी उसके पिता समीर को सौंपती है और मिस्टर सिंघानिया को सख्त हिदायत देती है कि भविष्य में इन्हें परेशान न किया जाए। समीर वहीं जमीन पर बैठ गया और उसने रोहन को सीने से लगा लिया। 10 सालों का बोझ आज उसके कंधों से उतर गया था। नेहा और सिंघानिया बिना किसी की तरफ देखे अपमान का घूंट पीकर कोर्ट रूम से बाहर निकल गए। उनका सारा गुरूर आज एक सच्चे पिता के संघर्ष के सामने हार गया था।
कोर्ट के बाहर धूप बहुत खिली हुई थी। समीर ने माथुर साहब के पैर छूने की कोशिश की, लेकिन माथुर साहब ने उसे गले लगा लिया। समीर, भगवान मैं नहीं, ये तो तुम्हारा संघर्ष था। धन्यवाद सर। मैंने तो बस सच्चाई को आवाज दी। अब जाओ और रोहन को एक बड़ा अफसर बनाओ। समीर ने रोहन का हाथ पकड़ था और स्टेशन की तरफ वापस चल दिया। उसकी चाल में आज एक नया आत्मविश्वास था। वह अब सिर्फ एक स्टेशन का चाय वाला नहीं था, वह एक ऐसा पिता था जिसने अपने प्यार के दम पर दुनिया की सबसे बड़ी दौलत को हरा दिया था।